हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सामाजिक अनुसंधान के चरण के बारे में, यानी सोशल रिसर्च में कितने स्टेप होते हैं, किस तरह को जो अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो कितने चरणों से होकर गुजरती है, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहले नंबर पे आता है विषय का चुनाव। जो अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है वो होता है विषय का चुनाव करना, यानी जिस विषय पर रिसर्च करनी है वो सबसे पहला एक चरण होता है, ताकि ऐसा विषय चुनना जो रियल हो, जो ऐसा हो, जो कि अध्ययन का विषय ऐसा होना चाहिए जो निश्चित समय में, यानी जितने आपने समय लिया है किसी टॉपिक को कंप्लीट करने का, उस समय में वो और जो उपकरण आपके पास उपलब्ध हैं उनकी सहायता से उस अध्ययन कार्य को पूरा किया जा सके। तो विषय जो आप चुन रहे हैं वो एक ऐसा विषय होना चाहिए जो कि अनुसंधानकर्ता जो है उसकी योग्यता के अनुरूप हो और वो तय समय में उसे पूरा कर सके, और अनुसंधान कार्य जो किया जा रहा है वो लिमिट उसमें होना चाहिए, मतलब उसका अध्ययन क्षेत्र ज़्यादा व्यापक नहीं होना चाहिए, वरना जो अध्ययन करता है उससे रिलेटेड जो फैक्ट है उन्हें इकट्ठा करने में प्रॉब्लम होगी। और तीसरे कि विषय में जो विषय इस तरह का विषय लेना चाहिए जिसके के लिए जो उपकरण है या जो परिविधियाँ हैं वो उपलब्ध हों। तो एक तरह से जो विषय का चुनाव किया जा रहा है वो प्रामाणिक होना चाहिए और एक रियल सब्जेक्ट होना चाहिए जिस पर हम अध्ययन करने वाले हैं, जिससे कि उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उन्हें सही से इकट्ठा किया जा सके और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। दूसरे नंबर पे आता है संबंधित साहित्य का अध्ययन। जो भी विषय जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस चीज़ पर हम रिसर्च करने वाले हैं उससे संबंधित जो साहित्य है, यानी जो पहले रिसर्च करने वाले हैं वो जो लिख कर गए हैं या उनसे रिलेटेड जो भी तथ्य ढूंढे गए हैं उनके बारे में अनुसंधानकर्ता को पहले ही पढ़ लेना चाहिए, ताकि जो उसका टॉपिक है, जो उसकी रिसर्च है, उसे एक दिशा मिल सके और उसका टाइम भी बर्बाद ना हो और उससे उसका जो अनुसंधान है वो व्यवस्थित तरीके से हो सके। क्योंकि जो पहले से अवेलेबल जो लेख या कोई बुक या कुछ भी इस तरह का अवेलेबल होता है जिसमें उस रिसर्च से, उस फील्ड से रिलेटेड कुछ भी लिखा गया होता है, तो ये एक तरह से दिशा देता है कि हाँ, जिस विषय को हम चुनने जा रहे हैं वो किस हद तक हमारे किसी काम आएगा। तो इसलिए जो पहले से रखी हुई चीज़ें हैं, पहले से जो अनुसंधान हुए हैं उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है इकाइयों का निर्धारण और स्पष्टीकरण। अनुसंधान से संबंधित जो इकाइयाँ हैं उनका निर्धारण यानी उनका चुनाव पहले ही कर लेना चाहिए, उन्हें पहले ही स्पष्ट कर लेना चाहिए कि आप किन इकाइयों को चुनने वाले हैं अपने अनुसंधान में, और उनका जो एक संकलन है, मतलब उनका जो एक स्पष्ट वर्णन है वो अपने रिसर्च में पहले ही प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि जो आपके रिसर्च को पढ़ते हैं उन्हें इस बारे में सही से जानकारी मिल सके कि आपने कौन सी इकाइयों का या कौन सी प्रविधियों का अपने अध्ययन में यूज़ किया है। फोर्थ नंबर पे आता है परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना यानी उपकल्पना, हाइपोथेसिस। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिसर्च का। तो उपकल्पना ये होती है कि जिस भी विषय के बारे में हम रिसर्च करने जा रहे हैं, जिस भी चीज़ के बारे में, उसके बारे में जो रिसर्च करने वाला है वो पहले से क्या सोच रखता है उसके बारे में, तो वो उसे लिख लेता है, जिससे कि उसके बारे में जो भी सोच है उसे वो प्रमाणित कर सके। जो उपकल्पना होती है, परिकल्पना जो होती है वो तथ्य इकट्ठे कर लेने के बाद, यानी जो फैक्ट हम उससे रिलेटेड इकट्ठे करते हैं उसके बाद ही वो प्रमाणित होती है कि हमने जो उसके बारे में सोचा था, उस टॉपिक के बारे में, वो किस हद तक सही है और कहाँ तक नहीं। फिफ्थ नंबर पे आता है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण।
जो रिसर्च करने वाला होता है यानी अनुसंधानकर्ता, उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो पहले से ये अध्ययन के क्षेत्र का निर्धारण कर ले, यानी पहले से ही ये डिटरमाइन कर ले कि उसे किस क्षेत्र में अध्ययन करना है और उसे कितने बड़े क्षेत्र में अध्ययन करना है। अध्ययन का जो क्षेत्र होता है वो ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा, क्योंकि अगर बड़ा क्षेत्र कोई भी अध्ययनकर्ता चुनता है तो बड़े क्षेत्र से डेटा को इकट्ठा करने में प्रॉब्लम होती है, और अगर ज़्यादा छोटा क्षेत्र चुनता है तो उससे जो एक वैलिड रिसर्च होती है वो नहीं हो पाती। तो इसलिए एक मॉडरेट जो अध्ययन क्षेत्र है वो चुनना चाहिए, जिससे कि रिसर्च भी बेहतर तरीके से हो और उसे फैक्ट को इकट्ठा करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। 6 नंबर पे आता है सूचनादाताओं का चयन। सूचनादाता यानी जिनसे हमें फैक्ट इकट्ठे करने हैं, उनका चयन भी पहले से ही कर लेना चाहिए। सूचनादाताओं का अगर अध्ययन का जो क्षेत्र है वो छोटा है तो सूचनादाताओं का चयन जनगणना पद्धति से करना चाहिए। अगर अध्ययन क्षेत्र बड़ा है तब निर्दर्शन जो पद्धति है उसका यूज़ किया जा सकता है। तो सूचनादाताओं का चयन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अनुसंधानकर्ता जो भी चूज़ करे वो उसके फैक्ट से, उसके जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हो, ना कि वो उसकी खुद की इच्छा के अनुसार हो। क्योंकि जब तक वो ऐसे सूचनादाताओं को नहीं चुनता जो कि उसके सवालों के सही जवाब दे सकते हैं, तब तक अध्ययन को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि सिर्फ वही अध्ययन क्षेत्र या वही सूचनादाता चुने जाएं जो कि उसके सवालों का जवाब देने में समर्थ हों। 7 नंबर पे आता है सूचना के स्रोतों का निर्धारण। सूचना के स्रोत का मतलब होता है कि जिनसे हम कोई भी फैक्ट इकट्ठा करते हैं। सूचना के जो स्रोत होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक प्राथमिक स्रोत और दूसरे द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में वे आते हैं जिन्हें कि रिसर्च करने वाला सामने से जाकर इकट्ठा करता है, जहाँ जो कि प्राथमिक होते हैं यानी खुद जाकर वो इकट्ठा करता है। और द्वितीयक उसमें आते हैं, द्वितीयक स्रोत में उनमें आते हैं न्यूज़पेपर, बुक्स और पहले से लिखी गई पांडुलिपि या पत्र पत्रिकाएँ, अनुसंधान के ग्रंथ, ये सब। और एक तरह से हम प्रश्नावलियों को भी द्वितीयक उसमें रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें हम डाक के ज़रिए भेज सकते हैं। तो ये स्रोत जो होते हैं इनका निर्धारण भी पहले से कर लेना चाहिए, जिससे जो तथ्यों का संकलन है वो कम समय में और ठीक ढंग से किया जा सके। 8 नंबर पे आता है अध्ययन के उपकरणों और प्रविधियों का निर्धारण, यानी जिनके जरिए अनुसंधानकर्ता जिन उपकरणों और प्रविधियों को उसे अपने रिसर्च में यूज़ करना है, उनका पहले से उन्हें जो है निर्धारण कर लेना चाहिए, पहले से देख लेना चाहिए कि किनका उसे यूज़ करना है। और साथ ही उसे ये भी देखना चाहिए कि जैसे कि अनुसूची और प्रश्नावली होते हैं, ये अनुसंधान की एक तरह से परिविधि हैं। इसी तरह उसे कौन से उपकरण उसमें यूज़ करने हैं उनका सही ढंग से निर्धारण करे। उसे ये देखना चाहिए कि उसके जो रिसर्च का टॉपिक है उसके लिए कौन सी परिविधियाँ, कौन से उपकरण ज़्यादा वैलिड हैं, वो उन्हें ही उसे अपने अनुसंधान में इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो रिसर्च है वो वैलिड तरीके से पूरी हो सके। अब आता है 9 नंबर पर उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण। जो उपकरण जिनका और प्रविधियाँ वो यूज़ करने वाला है उनका पहले से परीक्षण कर लेना चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि वो रिसर्च में किस हद तक वैलिड है, किस हद तक वो उनके जो उद्देश्य हैं रिसर्च से रिलेटेड उन्हें पूरा करने में समर्थ हैं। और साथ ही वो उसके जो रिसर्च के उद्देश्य हैं उसे पूरा करते हैं या नहीं, या उसमें काम करते हैं नहीं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमने ऐसा सब्जेक्ट चुना है जो कि जो सवाल कुछ ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ एजुकेटेड लोग दे सकते हैं, और अगर हम इस तरह की चीज़ों का यूज़, जैसे कि प्रश्नावली है, अगर हम उसका यूज़ किसी अनपढ़ जो लोग हैं उन पर करने लगे तो ये
वैलिड तरीका नहीं होगा। तो इसलिए पहले से ये देख लेना चाहिए कि आपकी प्रविधियाँ जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ काम करती है और किस एरिए में, और आपने जो अपने जो सूचनादाता चुने हुए हैं वो आपके इस टॉपिक से आपके टॉपिक के अनुसार फैक्ट देने में समर्थ हैं या नहीं। अब 9th नंबर पे आता है उपकरणों प्रविधियों का पूर्व परीक्षण। 10th नंबर पे आता है तथ्यों का एकत्रीकरण, यानी जो फैक्ट हैं वो सही ढंग से इकट्ठे किए जाने चाहिए और उनका जो है संपादन एक तरह से उनका जो उन्हें इस तरह से इकट्ठा करना चाहिए कि जिससे कि उसमें जो अनुसंधानकर्ता की खुद का जो पक्षपात है उसमें नहीं आना चाहिए। एक तरह से ये देखना चाहिए कि वो पूरी तरीके से सब जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। इसलिए जो तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं उनका संपादन, उनका संकेतन, वर्गीकरण, सारणी सब सही ढंग से किया जाना चाहिए। आता है तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन। तथ्यों का विश्लेषण करने से यानी कि उन्हें बांटने से ही, उन्हें अलग अलग उसमें बांटने से ही किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अगर आप तथ्यों का विश्लेषण करने में समर्थ नहीं है तब आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए तथ्यों का जो विश्लेषण है वो सही ढंग से किया जाना चाहिए। कौन सा तथ्य किस चीज़ से रिलेटेड है उसे अलग अलग उन्हें बांट लेने चाहिए ताकि कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट तभी दी जा सकती है जबकि हम जो टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक है और उससे रिलेटेड जो हमने तथ्य इकट्ठे किए हैं वो उससे सही ढंग से इकट्ठे किए गए हों और साथ ही उनका जो रिसर्च का टॉपिक है उससे एक कारणात्मक संबंध हो। क्योंकि अगर तथ्य उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते तो हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए जो भी तथ्य हैं उन्हें बड़ी सावधानी से इकट्ठा करना चाहिए ताकि हम किसी भी निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच सके। तो ये थे अनुसंधान के चरण, यानी कि एक रिसर्च को कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।